देख रहे हैं फिजिक्स स्टूडियो चैनल, जहाँ पर आपको फिजिक्स के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। क्लास 12th CBSE बोर्ड और बहुत सारे बोर्ड में ये टॉपिक है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 5वां वीडियो क्लास है, जिसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। चौथे वीडियो मतलब पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ओके। और लेकिन वहाँ पर एक चार्ज की बात हुई थी, लेकिन इस वीडियो में हम बहुत सारे चार्ज की बात करेंगे। मतलब किसी एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पता करना है बहुत सारे चार्ज की वजह से, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो पिछले क्लास का कुछ रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सो इन प्रीवियस क्लास, सो व्हाट वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो definition was like this: E, mathematical definition, E is equal to limit Q naught tends to 0 F upon Q naught। ये आपका करेक्ट डेफिनेशन है। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है, मान लो आप थियरी नहीं लिख पा रहे, नहीं याद आ रहा है, याद तो करना है आपको भी, बट इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर द थियोरेटिकल डेफिनेशन, अगर आप ये डेफिनेशन लिख देंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। जिसमें से कि देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस बात का, इस चीज़ का, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लिमिट Q नॉट टेंस टू 0। Q नॉट टेंस टू 0 मतलब जो Q नॉट आपका एक यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज हमेशा इतना स्मॉल होना चाहिए कि वो नियर बाय 0 नहीं होना चाहिए, बट 0 के आसपास का ही वैल्यू होना चाहिए, ओके, सो दैट इट शुड नॉट डिस्टर्ब सोर्स चार्ज, ओके। अच्छा, टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? तो टेस्ट करने के लिए, ओके। ये आपका कोई भी चीज टेस्ट करने से, फॉर एग्जाम्पल ये एक जोन में डिसाइड कर रहा हूँ, जोन में डिजाइन कर रहा हूँ, सपोज ये एक एरिया है, ओके। इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं है, कैसे पता करोगे? तो इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं है, उसको पता करने के लिए अगर मैं एक बहुत छोटा सा टेस्ट चार्ज यहाँ पर ला दूँ, तो ये अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फील करेगा। ऑब्वियसली ये यहाँ पर रुक के तो नहीं रहेगा, ओके, स्टेशन रहेगा, ये कुछ ना कुछ फोर्स फील करेगा। इफ दिस चार्ज इज फीलिंग एनी फोर्स, इट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमने कैसे टेस्ट किया? इस चार्ज, छोटे से चार्ज की वजह से, ओके। और हम लोग ने बोल दिया कि यहाँ पर जो आपका क्या है, टेस्ट चार्ज है, तो फोर्स फील कर रहा है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, अब इसी को हम लोगों ने थोड़ा और वे में लिया था। सपोज मान लो कि मेरे पास एक टेस्ट चार्ज यहाँ, सॉरी एक सोर्स चार्ज है Q है, और एक टेस्ट चार्ज मैंने छोटा सा यहाँ पर रखा, Q नॉट रखा यहाँ पर मैंने, ओके। अब इक्वेशन में हमारे फोर्स आ रहे हैं, तो फोर्स दोनों के बीच में क्या होगा, वो कूलॉम्स लॉ से पता कर लेंगे। तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर। अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, यही आपका फोर्स होगा, ओके। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता करोगे, तो इन दैट सिचुएशन E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, आपका फॉर्मूला है Q नॉट। सो F आपका क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर, और एक Q नॉट ये वाला, तो ये Q नॉट यहाँ पर रख दो, ये Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो आपको डिस्टेंस के टर्म में जो इक्वेशन मिलेगा, वो आपका इक्वेशन होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर इक्वल टू साइन Q अपॉन R स्क्वायर। इसको और डिटेल में ऐसे लिख सकता हूँ, विच इम्प्लाइज दैट KQ बाई R स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है। तो ये एक चार्ज की वजह से हो गया। अब एक चार्ज की वजह से अगर आपको पता चल गया, तो आप मल्टीपल चार्जेस की वजह से पता कर सकते हो, ओके। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन। क्या आता है एग्जाम में क्वेश्चन? डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। n पॉइंट मतलब कितना भी, 1000, 2000, 3000, 1 करोड़, जितना n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए आपको डिराइव करना है एक्सप्रेशन। तो इक्वेशन बहुत, तो डेरिवेशन बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको एक चार्ज की वजह से करना है, फिर 2 चार्ज की वजह से, फिर 3 चार्ज, फिर सबको ऐड कर देना है। अब करोड़ों चार्ज है तो उसको ऐड नहीं करना, उसके लिए हमारे पास मैथमेटिक्स है, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन चलो फिलहाल हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको डील कर लेते हैं, इसके साथ हम लोग पता कर लेते हैं क्या होगा बेसिकली। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग इसको लिखते हैं। तो सपोज चलो मैं बता देता हूँ आपको, मेरे पास ये एक y एक्सिस है, यही तो होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। चलो ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया,
ओके, हम लोग यहाँ पर 2 चार्ज लेंगे, आप लेने को तो कितने भी चार्ज ले सकते हो, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना बोर्ड एग्जाम में। 2 चार्ज लेंगे, उसका इक्वेशन लिखेंगे, बताता हूँ कैसे, और फिर n नंबर ऑफ चार्ज के लिए जनरल फॉर्मूला डिजाइन कर देंगे। ओके, अच्छा, तो सपोज मेरे पास एक चार्ज यहाँ पर है। ओके, चलो मैं यहाँ पर इसको लाइन ड्रॉ करता हूँ, पॉइंट। एक चार्ज मेरे पास यहाँ पर है और एक चार्ज मेरे पास यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ओके, ठीक है, तो अब ये दोनों चार्ज इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस दोनों पोजीशन पर, जिसको हम लोग को बताना पड़ेगा कितनी डिस्टेंस पर, कहाँ से, ओरिजिन से। ओके, ओरिजिन को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा ना फिलहाल। तो चलो सपोज मान लेता हूँ मैं, ये एक लाइन ऐसे खींचता हूँ मैं, ऐसे इस पॉइंट तक। ओके, और इधर से ओरिजिन से ये मान लो ये भी जो है कुछ डिस्टेंस पे है। अब क्या डिस्टेंस वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हम लोग दे देंगे। ओके, अच्छा ठीक है, तो चलो हम लोग फिर फिलहाल, तो ये पहला वाला मैं इसको नाम दे रहा हूँ चार्ज Q1, ये चार्ज Q1, और ये दूसरे वाले को मैं नाम दे रहा हूँ चार्ज Q2। ओके, तो अब ये Q1 है, तो ये मान लो R1 डिस्टेंस पे। अब ये वेक्टर ले, देखो यहाँ पर एरो बना, वेक्टर बता रहा है, मतलब ओरिजिन से इस तरफ। ओके, और ये चार्ज Q2 इधर है, तो इसको मैं पोजीशन वेक्टर दे रहा हूँ R2। ओके, अब सपोज आपको बोल रहा है कि इस पॉइंट पर आपको ज्यूम करना, सपोज दिस इज द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ द चार्जेस, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से। थोड़ा इसको बड़ा चार्ज बना देता हूँ। ओके, इस चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। तो अब देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन में हमारा फोर्स आता है और चार्ज आता है, टेस्ट चार्ज आता है। तो मैं क्या करूंगा, सपोज इस पॉइंट का नाम मैं पॉइंट पी दे देता हूँ, पॉइंट पी इसका नाम दे देता हूँ। ओके, अब इसका डिस्टेंस सपोज कुछ डिस्टेंस पर है, उसको डिस्टेंस को भी हम लोग को देना पड़ेगा। ये यहाँ से लेकर चार्ज 1 से लेकर P तक, तो इसको क्या अच्छा नाम दे सकते, जो कि हमें समझ में आए अच्छे से। तो इसको मैं नाम दे सकता हूँ, और चलो ये Q2 से और P तक का डिस्टेंस जो होगा, इसको भी कुछ नाम दे देता हूँ। चलो इसको नाम दे देते हैं, अभी मैं बताऊँ, तो ये चार्ज 1 से P का, तो ये R1P, और ये R2P, ये वेक्टर। ओके, अच्छा, तो इसका अब ये भी वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, मतलब Q1 से P की दूरी कितनी है और डायरेक्शन भी, तो ये वेक्टर, चलो इसको मैं ऐसे वेक्टर साइन दे देता हूँ, सॉरी, ये ठीक है, इसको मैं एरो दे देता हूँ पहले तो। ये एरो, और ये इसका भी इधर ही पोजीशन वेक्टर होगा, एरो। ठीक है, ओके, तो अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ये पोजीशन वेक्टर है, ये भी पोजीशन वेक्टर है, दोनों वेक्टर है। अगर आप ध्यान से देखो, तो ये एक पॉइंट है, ये एक वेक्टर का ये एक टेल है, यहाँ पर टेल होगा, हाईलाइटर देखो, टेल होगा, और इसका हेड है, और इसके हेड पर दूसरे वाले वेक्टर का टेल रखा हुआ है। कहने का मतलब, अगर एक लाइन में ऐसे ड्रॉ कर दो, ये देखो, ये एक लाइन में ऐसे ड्रॉ कर दो, ये ऐसे यहाँ तक। ओके, तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप लगा सकते हो यहाँ पर। ओके, और इसको मैं सपोज, इसको मैं नाम दे देता हूँ आर, ये लाइन को मैं आर नाम देता हूँ, आर, क्योंकि आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 प्लस R1P इज इक्वल टू आर, देयरफॉर R1P को मैं लिख सकता हूँ पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, R1P इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस R1। ये हो गया, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। ओके, अच्छा, सिमिलरली इस चीज वाले को देख लो, ये एक वेक्टर का टेल है यहाँ पर, और हेड यहाँ पर, और उसके हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रखा हुआ है यहाँ पर, देखो, और फिर यहाँ पर, तो कहने मतलब ये भी ट्रायंगल के दो साइडेड टेक अरेंज इन सेम ऑर्डर, तो थर्ड साइड जो होगा ये इसका रिजल्टेंट होगा। तो सिमिलरली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R2 वेक्टर
ओके, प्लस R2P वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर, देयरफॉर R2P वेक्टर इज इक्वल टू R माइनस R2 वेक्टर। ये आगे हम लोग को यूज होना है, जैसे मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड का वेक्टर अलजेब्रा आपको थोड़ा सा पढ़ा दिया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जगह पर यूज होता है। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट P पर हम लोग को पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो पहले हम लोग चार्ज Q1 की वजह से पता करेंगे। किसकी वजह से? चार्ज Q1 की वजह से हम लोग पता करेंगे कि यहाँ पर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। ओके, टेस्ट चार्ज कितना फोर्स फील कर रहा है। अब देखो, ई इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में क्या आता है, E इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 F वेक्टर डिवाइड बाई Q नॉट। ये Q नॉट टेंस टू 0 बार बार लिखना जरूरी नहीं, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको हैबिट पड़ जाए। डेफिनेशन में डेफिनेशन में आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, अब ये Q नॉट टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पर अगर आप लेके आओगे कहीं से, तो ये कितना फोर्स फील करेगा वो, और डिवाइड बाई Q नॉट करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग का मतलब न्यूमरेटर का टर्म पता करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हम लोग ऑलरेडी अज्यूम कर रहे हैं Q नॉट टेस्ट चार्ज कहीं से लेके आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। तो फोर्स हम लोग अगर पता करें, फोर्स कैसे पता करोगे, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q नॉट, है ना, ये तो कूलॉम्स लॉ है, अपॉन R1P का स्क्वायर इंटू R1P कैप। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, फोर्स हो गया। ओके, अब ये जो फोर्स वाला जो इक्वेशन है, ये जो है वैल्यू आपको यहाँ पर रख देना है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड E1, देयरफॉर अब इसको मैं नाम दे दूंगा F1। F1 मतलब क्या, फोर्स। ओके, फोर्स 1। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड E1 दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू चार्ज Q1 इज इक्वल टू F1 अपॉन Q नॉट, और F1 आपने ऑलरेडी पता किया है 1/4πε0, और ये आपका क्या हो जाएगा Q नॉट बाई R1P का स्क्वायर, और एक Q नॉट ये वाला भी है। ओके, आपने अभी तक तो F का वैल्यू लिखा है, Q नॉट यहाँ पर रख दो। ओके, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आएगा Q नॉट इंटू R1P कैप। जब इसको आप लिखोगे तो आप देखो यहाँ पर ये Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट यू विल गेट 1/4πε0 और Q1 बाई R1P का स्क्वायर एंड इंटू R1P कैप। ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1। ओके, सिमिलरली व्हाट वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 हम लोग लिख सकते हैं। देयरफॉर सिमिलरली, अच्छा यहाँ पर थोड़ा आपको थोड़ा थियरी और लिख देना पड़ेगा, वेयर R1P cap is the unit vector directed, वेक्टर तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा, डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज Q1 टू पॉइंट P। ओके, सिमिलरली, एंड व्हाट इज R1P वेक्टर, ये R, ये तो यूनिट वेक्टर हो गया, एंड व्हाट इज R1P, R1P vector is what, basically it is a position vector from charge Q1 to point P। इसको पहले लिख दोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अभी सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2, देयरफॉर सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
charge Q2. So what you can write? E2 is equal to 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट। अब वहां पर आ जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर होगा R2P का स्क्वायर इंटू वेक्टर साइन रहेगा R2P का स्क्वायर इंटू R2P कैप। तो ये दो चार्ज हमने अज्यूम किया, दो चार्ज की वजह से ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट P पर। अच्छा, अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं हम लोग? देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? E1 प्लस E2 विद वेक्टर साइन, यहाँ पर वेक्टर साइन लगा दो। ओके, तो आप अब अगर आप लिखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका क्या हो जाएगा? Q1 बाई E1 का वैल्यू रख दो पहले, R1P का स्क्वायर इंटू R1P कैप प्लस E2 का वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर। सिंपली जहाँ पर 1 है वहाँ पर 2 कर देना, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना है और इजीली आपका डेरिवेशन होता है। जो 3 मार्क्स है, जितने भी मार्क्स के लिए आता है 3 या 4 मार्क्स आपको पूरे मिल जाते हैं। कैप थोड़ा सा वेक्टर का थोड़ा केयर करना पड़ता है ताकि मार्क्स कहीं नहीं कटते, इसमें 1-2 बार प्रैक्टिस किया तो हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब यहाँ पर कुछ कॉमन वगैरह दिख रहा है। अब बाकी पूरा फिजिक्स जैसा कुछ है नहीं, सब मैथमेटिक्स है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, और ये आ गया आपका Q1 डिवाइडेड बाई R1P का स्क्वायर R1P कैप प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R2P का स्क्वायर R2P कैप। तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया दो चार्ज की वजह से। If there are n number of charges present, if n number of charges are present, then total electric field due to n charges क्या हो जाएगा? E n लिख देता हूं मैं इसको, E1 वेक्टर साइन लगा दो प्लस E2 प्लस डैश 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 En। ओके, तो आपका ये ऐसे हो जाएगा। ओके, सिंपली आपको क्या इसमें कॉपी पेस्ट करते जाना है। ओके, तो En यहाँ पर लिख दो। चलो यहाँ पर En इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है आपका E1 E2 अब जैसे आपने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा सबके लिए, और ये Q1 E1 के लिखो तो Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर R1P कैप प्लस Q2 E2 के लिए लिख दो R2P का स्क्वायर R2P कैप प्लस, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान से देखना यहाँ पर स्टूडेंट्स, अब n चार्ज है तो यहाँ पर Qn लिख दो, और ये यहाँ पर RNP का स्क्वायर और ये RNP कैप। सिंपल हो गया आपका डेरिवेशन n चार्जेस की वजह से। ओके, अब इसमें थोड़ा और आपको डिटेल इंफॉर्मेशन रखना है, तो ये R1P दिख रहा है आपको, R1P की जगह पर यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, ये देखो R1P हमने R माइनस R, यहाँ पर वेक्टर साइन आएगा, तो R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो R1P की जगह पर ऐसे रख दो। ऐसे फिर R2P की जगह पर, R2P हमने पता किया है, R2P क्या हो गया? R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ओके, यहाँ पर R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो ऐसे यहाँ पर NP की जगह पर R वेक्टर माइनस RN वेक्टर हो जाएगा। सिंपली बहुत इजी है इसमें। ओके, तो अब देखो यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग छोटा कर देते हैं, तो En, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? अगर n चार्जेस हैं, 1000 चार्ज है, 5000 चार्ज है, 10000 चार्ज है, तो सबको तो ऐसे 10000 बार इसको थोड़ा छोटा करके लिखना पड़ेगा मैथमेटिक्स के टर्म में। En इज इक्वल टू
1/4πε0। अब सबका समेशन हो रहा है यहाँ पर, प्लस 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 से n प्लस ऐसे रहेगा पूरा। तो यहाँ पर हम लोग समेशन का साइन, और सपोज i मतलब ith चार्ज है, तो i इक्वल टू कहाँ से 1 to n। अब यहाँ पर थोड़ा केयर करना, फोर्स वाले जो पिछला वीडियो आप देखोगे, फोर्स वाले में जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने किया था, वहां पर 2 to n था, क्योंकि वहां पर फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। अगर 4 चार्जेस हैं तो उसमें से एक चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, तो बाकी 3 का इफेक्ट होगा उसमें। ओके, तो इसलिए वहां पर चार्ज 2 to i इक्वल टू 2 to n था, यहाँ पर i इक्वल टू 1 to n ही रहेगा। ओके, तो वहां पर 2 to n लिखना जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो Q1 है, तो मैं 1 की जगह पर i लिख दूंगा। जहाँ पर नंबर है QI, और ये RIP का स्क्वायर, और ये RIP कैप। ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं। चलिए डायग्राम में देखते हैं क्या है। अब अगर आप डायग्राम में देखेंगे स्टूडेंट्स, तो डायग्राम में देखो, ये जो चार्ज है Q1, ये यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज होगा, ओके, तो इस पे इस तरफ फोर्स डालेगा। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेंगे इस केस में हम लोग, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ओके, Q1, तो इस पे फोर्स कैसे पड़ेगा, ये ऐसे फोर्स डालेगा, इस तरफ फोर्स डालेगा। ओके, और ये Q2 चार्ज है, वो इस पे ऐसे फोर्स डालेगा अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग। ओके, टेस्ट चार्ज, हालांकि यहाँ पर टेस्ट चार्ज नहीं, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, तो इमेजिन करोगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, वो तो पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऐसे ही मिलेगा। अच्छा, तो एक वेक्टर देखो, यहाँ आपका E1 हो गया ये, चलो इसको लिख देता हूँ मैं, E1 ये आपका हो गया E1 वेक्टर, और ये आपका हो गया E2 वेक्टर। अच्छा, तो एक वेक्टर इस तरफ है, एक वेक्टर इस तरफ है, तो उस हिसाब से जो इन दोनों का एडिशन होगा वो किस तरफ होगा, दोनों के बीच से तो निकलेगा। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऐसे इस तरफ होगा, और ये वेक्टर का हम लोग क्या नाम देंगे, E1 प्लस E2। देखो यहाँ पर E1 प्लस E2, ये लाइन आपका E1 प्लस E2 होगा। ओके, और अब E1 प्लस E2 कैसे पता कर सकते हैं, तो हम लोग के लिए उसके पास हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, दो वेक्टर को मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं, डायरेक्शन तो आपका ये हो गया। ओके, और मैग्नीट्यूड के लिए अगर आपको E1 E2 पता करना है, तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में एंगल क्या है। ओके, अगर एंगल पता चल गया, देखो यहाँ पर अगर सपोज इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं E, यहाँ पर देखो E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा। ये 11 फॉर्मूला पढ़ा होगा, इससे हम लोग इसका मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं, डायरेक्शन भी tan थीटा पता कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस हो गया। तो इसके बेसिस पे हम लोग जो है एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी लिख सकते हैं। सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सो अकॉर्डिंग टू, तो अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी ऐसे कभी कभी लिखने के लिए आता है, हेंस राइट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, so according to, hence according to superposition principle of electric field the electric field at any point, इसे आपको लिखना पड़ेगा द इलेक्ट्रिक, अभी इसको याद भी करते जाओ यार, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट any point due to a group of charges, due to a group of charges
is equal to the vector sum, is equal to the vector sum. Okay, vector sum बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें. Vector sum of the electric field of produced by each charge individually. Produced by each charge individually. सॉरी, देखना ये इंडिविजुअली यहाँ पर लिखना था मुझे, स्क्रॉल हो गया. इंडिविजुअली. ओके, एट दैट पॉइंट. आगे भी है. एट दैट पॉइंट. ओके स्टूडेंट्स. And when all other charges are assumed to be absent. When, इसका मतलब मैं एक्सप्लेन करता हूँ. When all other charges are assumed to be absent. 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद हो जाएगा. देखो, according to superposition principle of electric field, the electric field at any point due to a group of charges is equal to the vector sum of electric field produced by each charge individually at that point when all other charges are assumed to be absent. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप जो है सबसे पहले अगर if you are writing equation for charge q1, electric field at point P due to charge q1, so you have to assume that charge q2 is not there, charge q2 is absent. If you are writing electric field at point P due to q2, then you have to assume that there is no charge q1. ओके, सो इंडिविजुअली यू हैव टू राइट. इंडिविजुअली आपको लिखना है. अगर आप जो इसको अज्यूम करते हो कि अगर आप चार्ज Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख रहे हो चार्ज Q1 की वजह से, तो वहां पर आपको अज्यूम करना पड़ेगा Q2 यहाँ पर नहीं है. जब Q2 के लिए लिख लो तो Q1 वहां पर नहीं, ऐसा आपको अज्यूम करना पड़ेगा, तब आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सही होता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज. स्टूडेंट्स, आपको इस तरह से लिखना पड़ता है. ओके, आई होप you don't have any doubt. If in case you have doubt, you can comment, or you can comment in comment box. I'll make video for your doubt also. Okay, so अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लो, चाहिए तो लिख लो, और इसके बाद जो 2-3 बार लिखोगे आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. मेन फोकस आपको वेक्टर पर देना पड़ता है. ओके, वहाँ पर बाकी तो आपको पता ही है. You can easily write this derivation. Okay, so thank you so much for watching. Please like, share and subscribe.